बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी को मुकम्मल किया था और ख़ास तौर पे प्रोविडेंट फंड को डिस्कस किया था विद कैलकुलेशन विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक्सेल शीट पे मैंने एग्जांपल डिस्कस की थी। आज की वीडियो में मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को डिस्कस करूँगा और फिर इसी तरह बिजनेस, अदर सोर्स और कैपिटल गेन को डिस्कस करके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आपके साथ डिस्कस करूँगा। इससे पहले कि मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना बताऊँ, हम ये समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी इनकम होती क्या है। तो प्रॉपर्टी इनकम से मुराद है वो इनकम जो किसी भी पर्सन ने किसी बिल्डिंग को किराए पर देकर रेंट की शक्ल में कमाई। मतलब ये कि प्रॉपर्टी इनकम से मुराद आसान अल्फाज में सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है रेंट। अगर कोई अपने मकान का कुछ हिस्सा किराए पर देकर उससे रेंट हासिल करता है तो वही रेंट इसकी प्रॉपर्टी इनकम कंसीडर होती है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉपर्टी इनकम मेन एक ही पॉइंट है और वो है रेंट। रेंट से हासिल होने वाली इनकम को प्रॉपर्टी इनकम कहा जाता है। प्रॉपर्टी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? नहायत ही आसान है। अगर हम रेंट में 4 चीज़ें ऐड कर दें तो वो प्रॉपर्टी इनकम बन जाता है, RCT बन जाता है, यानी कि रेंट चार्जेबल टू टैक्स बन जाता है। और उसमें से कुछ डिडक्शन भी अलाउ है, लेकिन इंडिविजुअल को नहीं, सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी को अलाउ है कि वो ये डिडक्शन जो है वो माइनस कर सकती है। वो कौन सी डिडक्शन है और कैसे हम RCT कैलकुलेट करते हैं, यानी रेंट चार्जेबल टू टैक्स यानी प्रॉपर्टी इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो स्क्रीन पर हम इस चीज़ को समझते हैं। आप इससे पहले कि मैं इन 5 चीज़ों को डिस्कस करूं, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि प्रॉपर्टी इनकम से मुराद सिर्फ रेंट और रेंट ही से मुतल्लिक़ चीज़ें। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपने रेंट रिसीव्ड, या अगर कोई रिसीवेबल है, या अगर रेंट की फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है, इनमें से फेयर मार्केट वैल्यू या जो भी रेंट रिसीवेबल है इनमें से जो भी हायर होगा वो कंसिडर होगा विच एवर इज़ हायर। आपने इसको रेंट के तौर पर लेना है। इस बात को मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर किसी बंदे की किसी बड़ी मार्केट में शॉप है और वो उसने किराए पर दी हुई है, जिसका नॉर्मली किराया 40,000 है, उस जैसी जितनी भी शॉप्स हैं उनका किराया 40,000 है, लेकिन वो बंदा वो पर्सन टैक्स डिपार्टमेंट को कहता है मुझे रेंट रिसीव होता है 20,000। अब टैक्स डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं FBR के, वो डेफिनेटली समझदार लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं कि किस मार्केट में कितना रेंट होता है। वैसे भी आम फहम है, अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई कमर्शियल में एक शॉप का किराया कितना होगा, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो 5,000 है, क्योंकि आम फहम है कि वहाँ कमर्शियल में एक छोटी से छोटी दुकान का भी किराया नॉर्मली 30 से 40,000 है। तो अगर कोई टैक्स डिपार्टमेंट से अपनी रेंटल इनकम छुपाने के लिए झूठ बोल देता है और कम बताता है, तो टैक्स डिपार्टमेंट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू रेंट की खुद लगा लेगा, या अपने किसी सर्वेयर को भेजकर सर्वे करवा लेगा कि इस जैसी शॉप की, इस जैसे मकान की मार्केट में रेंटल वैल्यू क्या है। तो फिर दोनों में से जो हायर होगा, एनुअल वैल्यू हमने लेनी होती है, दोनों में से जो हायर एनुअल वैल्यू होगी वो लेंगे, यानी कि जो आपने रेंट रिसीव करके बताया या उसकी मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो हायर होगा। नॉर्मली आपको रेंट रिसीव ही दिया होगा, मार्केट वैल्यू शायद ही
ایک دو کویسچنس میں ڈسکس کیا جائے. تو فیئر مارکیٹ ویلیو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اگر رینٹ کوئی کم بتاتا ہے تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو خود کیلکولیٹ کر کے وہی کنسیڈر کرے گا. اچھا رینٹ میں نے لیٹ سپوز کسی بلڈنگ کو کرائے پر دے کے حاصل کر لیا, تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ جب آپ نے یہ بلڈنگ کرائے پر دی تھی تو کیا آپ نے کوئی ایسا ایڈوانس لیا تھا جو کہ انجسٹیبل ہے. مطلب یہ کہ جب کرایہ دار چھوڑے گا وہ بلڈنگ تو آپ کو پورے کا پورا اتنا ہی ایڈوانس واپس کرنا پڑے گا جتنا آپ نے لیا, اس میں سے کوئی کٹوتی نہیں آپ کریں گے. اسے کہتے ہیں انجسٹیبل ایڈوانس. تو انجسٹیبل ایڈوانس اگر آپ نے ریسیو کیا ہے کسی کرایہ دار سے, ٹیننٹ سے, تو آپ اس کا بھی 1/10 لے کر رینٹ میں ایڈ کر دیں گے. اب دو چیزیں ہو گئی, ایک رینٹ اور اس میں انجسٹیبل ایڈوانس کا 1/10. اسی طرح فورفیٹڈ ایڈوانس بھی ایڈ ہو جاتا ہے. یہ فورفیٹڈ ایڈوانس کیا ہے؟ جیسے میں اگر کوئی بلڈنگ کوئی مکان کرائے پہ دینا چاہ رہا تھا, ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ کرائے پر لینا ہے, یہ مجھ سے کچھ پیسے بیانہ لے لیں, کوئی ایڈوانس لے لیں, میں 1 ہفتے بعد آ کر آپ کو باقی رقم بھی دے دوں گا اور گھر کا قبضہ بھی لے لوں گا. لیکن وہ 1 ہفتے کے بعد نہیں آیا تو پھر آپ اس کا ایڈوانس ضبط کر سکتے ہیں قانون کے مطابق. اگر آپ نے کسی کرایہ دار کا ایڈوانس ضبط کیا تو اسے کہتے ہیں فورفیٹڈ ایڈوانس. اگینسٹ سیل آف پراپرٹی بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ سیل آف پراپرٹی ہو, اور بھی سچویشن ہو سکتی ہے ایڈوانس کی, تو وہ ایڈوانس بھی آپ ایڈ کر دو گے. اسی طرح اگر لائبلٹی کوئی لینڈ لارڈ کہتے ہیں مالک مکان کی لائبلٹی کرایہ دار نے پے کی ہے, تو مالک مکان جب اپنی ریٹرن فائل کرے گا اور اس میں پراپرٹی انکم لکھے گا تو وہ جو لائبلٹی آپ کے کرایہ دار نے پے کی ہے وہ بھی ایڈ ہو جائے گی. اس کو ایڈ کرنے کا مطلب اور مقصد آسان ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کا کوئی کرایہ دار آپ کے بہاف پر آپ کی کوئی لائبلٹی پے کرے گا تو جب وہ آپ کو کرایہ دے گا تو وہ اپنی اماؤنٹ کاٹ لے گا جو اس نے آپ کے بہاف پہ دی ہے. تو اس کا مطلب اس رینٹ رسیو میں وہ اماؤنٹ نہیں ہے, اس لیے ہم ایڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی لائبلٹی لینڈ لارڈ کی ٹیننٹ نے یعنی کرایہ دار نے پے کی ہے تو وہ ایڈ ہو جائے گی. فائنلی اگر کوئی پچھلا رینٹ ریسیویبل تھا اور ابھی تک ریسیو نہیں ہوا تو وہ بھی آپ ایڈ کر دیتے ہیں. تو ان ساری اماؤنٹ کو ایڈ کرنے کے بعد جو آنسر آتا ہے اس آنسر کو آپ کہتے ہیں RCT, رینٹ چارجیبل ٹو ٹیکس. اچھا اب یہ انڈیویجول کا نومیریکل جو ہے وہ ہمارے سلیبس میں ہے سیلری پرسن کا, اور سیلری پرسن کے نومیریکل میں اگر پراپرٹی کا پوائنٹ آئے گا, پراپرٹی کا ٹریٹمنٹ آئے گا, تو بس یہی 5 چیزیں ہی ڈسکس کرنی ہے آپ نے. اس کے علاوہ جتنی انفارمیشن ہے پراپرٹی کے حوالے سے اگنور کرنی ہے. تو پراپرٹی انکم یعنی کہ RCT کیسے بنتا ہے؟ رینٹ میں انجسٹیبل ایڈوانس کا 1/10 ایڈ کر دو, فورفیٹڈ ایڈوانس ایڈ کر دو, لائبلٹی آف لینڈ لارڈ پیڈ بائی ٹیننٹ ایڈ کر دو, اور پچھلا کوئی ریکوریبل رینٹ آپ کو مل گیا وہ بھی ایڈ کر دو. لیکن کمپنی کو جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو الاؤ ہے کہ کچھ ڈیڈکشن وہ مائنس کر سکتی ہے, اور آپ کو اگر تھیٹیکل کویسچن آ جاتا ہے پیپر میں پراپرٹی انکم کا تو آپ نے وہاں ڈیڈکشن بھی لکھنی ہے کویسچن میں. تو میں تھوڑی سی ڈسکس کر لیتا ہوں. ویسے تو RCT یہاں تک کیا ہے جتنا میں نے ڈسکس کیا, یہاں تک ہی آپ کے پیپر میں آپ نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی انفارمیشن ہے تو وہ آپ نے اگنور کرنی ہے. تو اس کے بعد پھر میں کیوں ڈسکس کر رہا ہوں, یہ میں ڈسکس کر رہا ہوں جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے حوالے سے. جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو الاؤ ہے کہ وہ ڈیڈکشن مائنس کرے گا, لیکن کون سی ڈیڈکشن؟ ایک تو وہ ڈیڈکشن وہ لازمی کمپنی مائنس کرے گی, وہ یہ ہے 1/5 آف RCT ایز اے ریپیئر چارجز, اور ایکچوئل ریپیئر چارجز کو اگنور کر دیں. اس میں یعنی جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے کیس میں آپ نے 1/5 جو ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ مائنس کرنا ہے, لیکن انڈیویجول کے کیس میں آپ ایسا نہیں کرتے. انڈیویجول کے کیس میں آپ نے ایسا نہیں کرنا. اچھا اسی طرح اور کیا مائنس ہو سکتا ہے کمپنی کے لیے؟ پراپرٹی ٹیکس, میونسپل ٹیکس, لوکل ٹیکسز, گراؤنڈ رینٹ. اگر پراپرٹی آپ نے اس طرح سے بنائی ہے کہ
ज़मीन किराए पर है और ऊपर प्रॉपर्टी बनाकर आपने आगे किराए पे दी हुई है, तो जो ग्राउंड रेंट ज़मीन का रेंट है वो भी आप माइनस कर दोगे। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी लोन लेकर बनाई है तो जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ा है वो भी माइनस कर दोगे। इसी तरह अगर ऐसा हो कि आपने प्रॉपर्टी इस तरह से बनाई है कि आपने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से प्रॉपर्टी जो है वो फिनांस करवाई है, तो उनका जो रेंट का शेयर है वो भी आप जब उनको पे करोगे तो अपनी प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ कंपनी को अलाउ है, जितनी भी डिडक्शन है सैलरी पर्सन को अलाउ नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरह अगर रेंट कलेक्शन चार्जेस इस सवाल में दिए हुए हैं तो आप वो भी माइनस करेंगे, लेकिन माइनस करने से पहले आपने कंपेयर करना है एक्चुअल एक्सपेंसेस को RCT, ये जो ऊपर आपने निकाला होगा इसका 6% लेकर कंपेयर करना है। दोनों में से जो अमाउंट जो है वो कम होगी वो आप लेस करेंगे। तो इस तरह ये सारी डिडक्शन 1/5 से लेकर RCT रेंट चार्जेबल टू टैक्स से पहले ये जो डिडक्शंस हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी आपने माइनस करनी है। नीचे नोट भी लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी इनकम जो है वो अगर तो जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो नॉर्मल प्रोसीजर से, यानी कि फिर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में नहीं आएगी, सिंपल आप बाकी इनकम के साथ ऐड कर देंगे। लेकिन इंडिविजुअल के केस में, सैलरी पर्सन के केस में प्रॉपर्टी इनकम का ट्रीटमेंट होता है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल से दिखाता हूँ। ये देखें, आपने सैलरी इनकम जब टोटल कर ली, ये ऊपर मैंने कल जो वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने ये टोटल की हुई थी, टोटल सैलरी। जब आपने सैलरी टोटल कर ली तो उसके बाद आपने लिखना होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी इनकम के लिए आपको क्वेश्चन में पॉइंट दिए होंगे, जैसे रेंट दिया हुआ है तो आप रेंट लिख दोगे, इनर से भी इनर कॉलम में लिख दो या इनर कॉलम में लिख दें। फिर अगर अनएडजस्टेबल एडवांस है तो उसका एक बड़ा 10 लेकर ऐड कर दोगे। कोई फोरफिटेड एडवांस है तो वो ऐड कर दोगे। जैसे यहाँ मैंने जो है वो अनएडजस्टेबल एडवांस 3 लाख था तो 10% यानी 1/10 लेके ऐड कर दिया रेंट में, जो कि 2 लाख था। फिर फोरफिटेड एडवांस ऐड किया, लाइबिलिटी ऑफ लैंडलॉर्ड पेड बाय पे टेनेंट ऐड किया, और इरिकवरेबल रेंट जो पिछले सालों में रिकवर नहीं हुआ था, पिछले कुछ महीनों में रिकवर नहीं हुआ था, अब रिकवर हो गया तो वो आप ऐड कर दोगे। इस तरह टोटल RCT 2,49,000 टोटल RCT आएगा 2,49,000। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट आपने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में करना होता है, इसलिए बस इसको इनर में लिख के हम छोड़ देंगे। और आपने देखा कि मैंने कोई डिडक्शन कंसीडर नहीं की, अगर दी भी हुई थी सवाल में तो तब भी कंसीडर नहीं करनी, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ सैलरी पर्सन का। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि प्रॉपर्टी इनकम के सारे पॉइंट नहीं आते सवाल में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, रेंट होता है, अनएडजस्टेबल एडवांस होता है, फोरफिटेड एडवांस हो सकता है, तो 2 से 3 पॉइंट होते हैं, सारे पॉइंट्स नहीं होते। तो ये था जी प्रॉपर्टी इनकम का कुछ थ्योरेटिकल, और साथ ही साथ हमने प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया। बाकी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस और कैपिटल गेन की और अदर सोर्स की वीडियो शेयर करूंगा। आपने करना ये कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगली वीडियो का खुद ही जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए।